चलिए आज बात करते हैं पॉलिटिकल रेजीम की, मतलब वो बुनियादी नियम जो ये तय करते हैं कि किसी देश को कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। तो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है, किसी भी देश में असली पावर होती किसके पास है? क्या वो किसी एक इंसान के हाथ में है, कुछ गिने चुने लोगों के, या फिर हम सब लोगों के? देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है उस देश के पॉलिटिकल रेजीम में। आप इसे किसी देश का ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ये वो फाउंडेशनल रूल्स हैं जो बताते हैं कि सत्ता किसके पास होगी और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ है बहुत से लोगों का शासन और दूसरी तरफ है मुट्ठी भर लोगों का शासन। आज हम इन दोनों को ही थोड़ा करीब से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस दुनिया से जहां पावर जनता के हाथों में होती है, यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द खुद ग्रीक भाषा से निकला है। डेमोस जिसका मतलब है लोग और क्रेटिया जिसका मतलब है शासन। तो मतलब बड़ा सीधा है, लोगों का राज। और शायद इसकी सबसे खूबसूरत परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी जब उन्होंने कहा कि ये जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है। ये एक ऐसा ताकतवर विचार है जिसने दुनिया भर में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन एक बात है, आज हम जिस डेमोक्रेसी को जानते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। बहुत पुराने जमाने में छोटे छोटे शहर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था, जहां हर नागरिक सीधे फैसले लेता था। पर जैसे जैसे समाज बड़े और कॉम्प्लिकेटेड होते गए, प्रतिनिधि लोकतंत्र का जन्म हुआ, जहां हम अपने लिए फैसले लेने के लिए कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज भी इसके कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे जनमत संग्रह, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रेक्जिट है, या फिर पहल और रिकॉल जैसे तरीके, जो स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में लोगों को सीधे अपनी बात रखने का मौका देते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। डेमोक्रेसी कोई एक वन साइज फिट्स ऑल चीज़ नहीं है। इसके भी कई अलग अलग फ्लेवर हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि पावर का स्ट्रक्चर कैसा है और समाज की प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दो मुख्य मॉडल दिखाई देते हैं। एक है राष्ट्रपति प्रणाली, जैसा कि अमेरिका में है, जहां राष्ट्रपति ही स्टेट और सरकार दोनों का हेड होता है। और दूसरी तरफ है संसदीय प्रणाली, जहां सरकार यानी कार्यपालिका संसद का ही एक हिस्सा होती है और उसी के प्रति जवाबदेह भी। और ये फर्क सिर्फ स्ट्रक्चर का नहीं है, ये सोच का भी है। एक तरफ है उदार लोकतंत्र, जिसका हीरो है व्यक्ति और उसकी आज़ादी। यहाँ सरकार की भूमिका को सीमित रखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ है सामाजिक लोकतंत्र, जो पूरे समाज के कल्याण को प्राथमिकता देता है और इसके लिए एक कल्याणकारी राज्य की वकालत करता है, जो आर्थिक स्वतंत्रता पर भी कुछ हद तक लगाम लगा सकता है। तो ये तो हुई जनता के राज की बात, लेकिन अगर राज जनता का ना हो तो फिर किसका होता है? सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? चलिए अब हम स्पेक्ट्रम के उस सिरे पर चलते हैं जहां पावर कुछ हाथों में सिमट जाती है और उस पर कोई लगाम नहीं होती। इस दुनिया का जो सबसे आम शब्द है वो है अधिनायकवाद। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों के हाथों में होती है, लोगों की आज़ादी पर पहरे होते हैं और सरकार जनता को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं होती। और फिर इससे भी एक कदम आगे और ज्यादा एक्सट्रीम है अधिनायक तंत्र। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां राज्य खास विचारधारा के तहत न सिर्फ राजनीति बल्कि लोगों की निजी जिंदगी के हर पहलू पर पूरा कंट्रोल चाहता है। इसका मकसद सिर्फ शासन करना नहीं होता, बल्कि समाज को पूरी तरह से बदल देना होता है। तो इन दोनों में असल फर्क क्या है? इसको ऐसे समझिए, अधिनायकवाद आपकी राजनीति को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अधिनायक तंत्र आपकी पूरी जिंदगी को। अधिनायकवाद में कोई एक खास विचारधारा हो ये जरूरी नहीं, पर अधिनायक तंत्र पूरी तरह से एक ही विचारधारा पर टिका होता है। जैसे सऊदी अरब को अधिनायकवादी कहा जा सकता है, जबकि नाजी जर्मनी अधिनायक तंत्र का एक भयानक उदाहरण था। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इनके अलावा भी कई रूप हैं, जैसे सैन्य तानाशाही, जहां सेना देश पर कब्जा कर लेती है, पैतृकवाद, जहां शासक देश को अपनी निजी जागीर समझता है, और फांसीवाद, जो तानाशाही और कट्टर राष्ट्रवाद का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण है। तो सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग सिस्टम्स दुनिया में फैले कैसे? इन विचारों का उतार चढ़ाव कैसे हुआ?
इसका जवाब हमें इतिहास की 3 बड़ी लहरों में मिलता है। इस आइडिया को सबसे पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट सैमुअल पी हंटिंगटन ने सामने रखा। उन्होंने लोकतांत्रिक लहर को एक ऐसे दौर के रूप में समझाया जब बहुत से देश एक साथ गैर लोकतांत्रिक से लोकतांत्रिक शासन की तरफ बढ़ते हैं। हंटिंगटन ने इतिहास में ऐसी 3 बड़ी लहरें पहचानी। पहली लहर 19वीं सदी में शुरू हुई थी और पहले विश्व युद्ध के बाद अपने चरम पर पहुंची। दूसरी लहर दूसरे विश्व युद्ध के बाद आई, जिसमें भारत जैसे नए आज़ाद देश शामिल हुए। और तीसरी लहर 1974 में दक्षिणी यूरोप से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन इस पूरी कहानी में एक पल ऐसा भी आया जो हमें याद दिलाता है कि ये सिस्टम कितने नाजुक हो सकते हैं, और वो पल जुड़ा है इस एक नंबर से, 12। साल 1942 में जब पहली लहर उल्टी पड़ी तो दुनिया में सिर्फ 12 लोकतंत्र बचे थे। तो इतिहास की इन 3 जबरदस्त लहरों के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या दुनिया एक चौथी लहर की तरफ बढ़ रही है, या फिर हम एक बड़ी वापसी, एक रिवर्स वेव देख रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी आंखों के सामने ही लिखा जा रहा है।